अभी डे 2 चालू हो गया. हम सब लोग तयार वगैरे हो गए. तर आता आपण खाली जाऊन चेक करणार नाश्ता वगैरे कसे बरोबर 8 वाजले. पेंटिंग छान लावलेलं आहे का? अच्छा, नीचे एक पेंटिंग आहे तिथे जो मस्त पेंटिंगची पाहायसारखी. ग्राउंड फ्लोअर भजन पण नाही कोण आहे पण कोणी नाही तिथे आत्मा आहे. लिफ्ट मध्ये काय आत्मा घुसलेली आहे मला ते गोष्ट कळत नाही. प्रत्येक वेळी आतमध्ये आलं की ते लिफ्ट ऑटोमॅटिक ओपन होते. ये देख ये वाली एक पेंटिंग अभी होटल से बाहर आ गए हैं आप लोग. स्विमिंग पूल का एरिया थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो लगता है कोई है वहाँ पे. बच्चे लोग हैं. ओ भाई साहब किसी ने नहीं है. हाँ आ गया. भाई साहब दो एक ही दिन में मेरे पूरी की पूरी क्या बोलते हैं उसको फैन फॉलोइंग बढ़ गई यार. तो क्या लगता है सर कि आप मोदी जी से मिल पाओगे? बस हुआ 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके ब्लॉगर बनने आ जाते हो. ये देखो हमारा हिंगोली का ब्लॉगर है. नाम क्या है चैनल का मुझे पता नहीं, पर जो भी है बड़ा अच्छा ब्लॉगर है. वो लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर अच्छे से कर देना. टिंग टिंग घंटी भी लगा देना. स्विमिंग वगैरह होने के बाद अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह देख लेते हैं. उत्तप्पा सांबर. तर आज आम्ही हॉटेलमधून परत एकदा युनिव्हर्सिटीकडे निघालो आहेत. डे 2 साठी आपण रवाना झालो आहेत. बसमधून बस निघालेली आहे. आज मी सगळ्याच्या समोर बसलोय. हे नाम नाही करत जाऊ नका. नमस्कार. तुझ्या युनिफॉर्म गेटअप मध्ये रेडी झालेला आहे आणि ऑडिटोरियम मध्ये एंट्री होत आहे आता आमची. नाही जिंदाबाद जिंदाबाद मैं आशा करता हूँ कि आप इसी ऊर्जा को प्रोग्राम रखेंगे. I have some voice from the participants of Maharashtra. How many do we have from Goa? And from Puducherry, Pleasant morning to everybody present here. I'm immensely happy to see you such energetic crowd in the morning. Thank you very much. We are just waiting for our panelists. Are you ready? Yes! Yes! कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है. तो एक बार मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया! श्रीमती आशा भोसले जी, known as Queen of Versatility. Her voice was not just music, it was an emotion. It was magic, it was life itself. From soulful melodies, energetic songs, she gave us countless memories that will echo through generations. Her journey was not just about singing, it was about passion, dedication, and undying love for music. Today, as we stand here, we may have lost a physical presence, but a voice, a legacy, will forever be in every note we hear. I request everyone to rise and observe 2 minutes of silence in the memory of great soul, Srimati Asha Bhosle. Om Shanti. Please be seated. To give solemn tribute in remembrance of the great spiritual leader of India, Swami Vivekananda.
वंदे मातरम. मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय. Everyone to raise up for the youth anthem. I request everyone, please raise up for the youth anthem. भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है.
विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे महाराष्ट्र, गोवा तथा पुदुचेरी से आए हुए सभी माय भारत वॉलंटियर्स, अभी आपने माय भारत एंथम देखा, करेक्ट? वैसे देखा जाए तो आज आप लोग सब यहाँ पे उपस्थित है, इसका मतलब आप ऑलरेडी माय भारत से जुड़े हुए हो, माय भारत पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हो, वहाँ पे आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ऐसे चैलेंज में भी भाग लिया है और इसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित हो। माय भारत के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज चलती है इसके बारे में ब्रीफ करने के लिए मैं अभी यहाँ पे आपको संबोधित करने वाला हूँ। So, what is माय भारत? Can you tell? Okay. So माय भारत long form is मेरा युवा भारत. So for defining youth in national youth policy, it is decided that 15 to 29 years of age group is considered as youth from the government point of view. But that criteria is not fixed also. In many United Nations definition or in Indian perspective also, the earlier policy to 2004, the definition of youth or the age criteria was different. Even in Maharashtra government also, the criteria of youth is defined as different section. So, as of now, for government India, 15 to 29 years of age is considered as a youth for policy purpose. In all over India, across 36 states and union territories, there are already 623 district My Bharat Kendras are working and 163 new Kendras are to be opened. Like in considering the case of Maharashtra, the two new districts, not two actually, but Mumbai doesn't have My Bharat Kendra and Pander is a newly created district. So in many districts are becoming और नए फॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे अभी माय भारत नहीं है, बट तुरंत ही ओपन होने वाला है. एज ऑफ नाउ 763 डिस्ट्रिक्ट में मेरा युवा भारत जो है वो ऑपरेशनल है और वहाँ पे लगभग माय भारत पोर्टल पे आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं, राइट? इसमें से आप सभी लोग भी हो. उसी के साथ में माय भारत एनएसएस के साथ में अभी 42.5 लाख वॉलंटियर जुड़े हुए हैं अक्रॉस 771 यूनिवर्सिटीज एंड 33,000 colleges across the India. Okay, so together My Bharat and NSS form the backbone of My Bharat nationwide youth mobilization program. Universities across India. तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, वर्धा में महात्मा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसके लगभग 20 प्रोफेसर्स आपके ऐसे इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट हुए थे और उन्होंने आपका इवैल्यूएशन किया. Same about Goa, same about Puducherry. So this is the selection criteria. फिर वहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हो, इसके बारे में लीडर डायलॉग में और एक चैलेंज होता है महाराष्ट्र लेवल पे, वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और उसके बाद में फिर आपको दिल्ली जाने का मौका मिलता है. सब कुछ जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए उठाती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. Another very good thing is My Bharat newsletter and podcast series, जो अभी नया शुरू हुआ है. अगर कोई यूथ को लगता है कि आप कोई फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो और आपको और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जैसे अभी आप कोई कॉलेज लेवल पे एक्टिविटी में बहुत अच्छा काम करते हो तो ये हो जाता है, आपको रिकग्निशन मिलता है आजू बाजू के आपके एरिया में, फिर आपको आपका शहर जानने लगता है, आपका गाँव जानने लगता है, फिर कुछ दिन बाद आपको लगता है और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. तो ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2 करोड़ युवा ऑलरेडी जुड़े हुए हैं भारत के एनर्जेटिक यूथ, तो उसके सामने भी आप जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसको रख सकते हो. तो ये नया कंपोनेंट है और यहाँ पे जो भी आप काम करते हो फील्ड में अच्छा व्यसन मुक्ति हो, जैसे कि नशा मुक्त अभियान आपने देखा होगा, उसमें अगर आपको और भी काम करना है और भी रीच आउट करना है तो इसका कंपोनेंट बन सकते हो. डिस्ट्रिक्ट लेवल के माय भारत केंद्र में आपके जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर है उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, आपको हम अच्छा प्लेटफॉर्म दे देंगे. ऑल अक्रॉस इंडिया आपके पॉडकास्ट सीरीज में आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा जो भी है वो बाकी लोगों के साथ में उपस्थित आपकी दिखा सकते हैं. So this is the new component. So what is the role of youth, My Bharat for youth? एक तो constructive engagement, enable inclusive, purpose-driven youth engagement for nation building and community transformation.
आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा है 2 दिन से? यस। तो कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आज आप लोग यहाँ पे आकर उपस्थित हुए। आप शायद महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हो, गोवा के साउथ गोवा से हो, से हो, यहाँ पे आते हो, एक दूसरे के साथ मिलते हो, थोड़ा कल्चरल एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेटिव एक्सचेंज होता है। तो इससे जो है विचारों का आदान प्रदान से हम अपने आप को भी हमेशा डेवलप करते हैं, आगे जाने के राह हमें पता चलती है। तो एक कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्म यूथ इनटू द चेंज एजेंट्स थ्रू डिसेमिनेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डीपर ट्रांसफॉर्म आउटरीच। Apart from this, institutionalize youth-led development by providing platforms and leadership opportunity towards Viksit Bharat 2047. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर सर ने आपके पॉलिसी के ऊपर जो युवाओं के विचार है वो सुने। वो विचार सुनने के बाद में जो एक व्हाइट पेपर था वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में चला गया। आपके जो विचार है वो एक अपने जो इस साल का 2027 का बजट है उसमें भी आपके विचार प्रस्तुत हुए। इसके लिए इस साल का बजट को जो है वो युवा ड्रिवन बजट माना जाता है। हाँ। और आज के आपके जो प्रोग्राम की जो आइडिया है ये यहाँ से ही आई हुई है कि बजट के प्रति अवेयरनेस या फिर यूथ का पॉलिसी मेकिंग में होने वाला एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम की रचना करेंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में भी आप लोग अपने विचार जो है हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो होती है उसके सामने पहुंचाने का है माय भारत आपके सामने प्लेटफॉर्म है। हम लोग हमेशा ट्वीट करते रहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा ही है, वैसा ही है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट ये जो विचार है बस हम लोग अपने अपने ग्रुप में ट्वीट करने से अच्छा है वो कई पॉलिसी लेवल में भी इंक्लूड करने का प्लेटफॉर्म माय भारत आपको दे सकता है। दिस इज ऑल अबाउट माय भारत। आई होप आपको ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई बिलीव इसके बाद में प्रेजेंटेशन के बाद में जब भी आप घर जाओगे या फिर यहाँ पे रहोगे इस पोर्टल को और ज्यादा से ज्यादा इंटरनलाइज कीजिएगा। ये हार्डली 1.5 से 2 साल के ओल्ड ही पोर्टल है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो भी अभी हमने बताया कि वो स्टैटिक रहेगा, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सिविल बिल्डिंग एक्टिविटीज, ये आपके काम की जो चीजें हैं वो नॉट नेसेसरी कि यही है। बस ये कंटिन्यूअस डेवलपिंग वाला मॉडल है। इसमें आप अगले मंथ जाओगे तो उसमें और कुछ नया आया होगा, नेक्स्ट मंथ देखोगे और कुछ आया होगा। या फिर आपके भी अगर कुछ आइडियाज है, आपको अगर लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज का फायदा हो सकता है, यू कैन रीच आउट टू द माय भारत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है, या फिर आप अपने एनएसएस यूनिट के थ्रू भी हमारे तक पहुंच सकते हैं। और आपकी जो आइडियाज है अगर माझ्यापाशी काय आहे लगती है डिपार्टमेंट को की अच्छा है और इंस्टाग्राम सारखं त्याला बघा, म्हणजे आपल्यासारखे यूथ आहे तिथं काहीतरी त्यांची आयडिया शेअर करू शकतो प्लेटफॉर्म पर भी आ आणि सकते ह्याच्यामधून हैं। शॉर्टलिस्ट करायचं त्यांना अशा इव्हेंटसाठी मेक यूज ऑफ दिस पोर्टल बाहेर for your benefit, for your personal growth, as well as for the contribution of your service toward the society. So thank you very much for listening. Guys, are you excited to know about our panelists? Yes! If so, give a big round of applause. Let me introduce and esteem the panelists of today's session. We have Mr. Sachin Jadhav, Deputy Commissioner, Skill Development, Government of Maharashtra, a leader driving impactful employment initiatives. Thank you, sir. We welcome you, sir. Joining him is Mr. Akshay Kobragade, a visionary in agribusiness and rural transformation. Impactful over 5 lakhs farmers through innovation and technology. And now, along with him, we would like to welcome Ms. Rajalakshmi Patil ma'am, the Managing Trustee at D.Y. Patil University and a strong advocate. Viksit Bharat 2047 envision Bharat as a developed nation which is powered by 1.4 billion people of Bharat. But from your respective vantage points and your respective domains, what does investing in human capital actually mean for you? You know, as you said, investing in human capital, I think essentially what it is investing in education, investing in skill building. And again, being a young person myself, I think it's very important that we as a country, we focus on imparting the right form of education. Working in education space myself, this is something that I've realized that, India has grown exponentially over the past few years. And
One of the reasons we've seen this is because of the growth in our literacy rates. And investing in human capital is essentially that, investing in the right talent, investing in skills which are needed for the times today, updating yourself with the times. And when you talk about it in education, it's constantly updating your curriculum and making students future ready, making them ready for the market that is there today. So that is essentially what I think investing in human capital means. हर साल करीब 125 करोड़ युवा पॉपुलेशन जो है वो वर्कफोर्स एंटर कर रही है और एज ऑफ टुडे 2 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में फॉर्मली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। ये 2 लाख स्टार्टअप में से सबका एस्पिरेशन है कि वो यूनिकॉर्न बने, लेकिन एज ऑफ टुडे सिर्फ 127 यूनिकॉर्न्स आर इन इंडिया। Right. There is a big potential out there. I believe all of you would agree with me कि potential बहुत सारा है। जर विकसित भारत 2047 मध्ये काय गोल असले पाहिजेत एज्युकेशन आणि स्किलिंग सर्टिफिकेट। एज्युकेशनचा विचार केला तर जवळपास 100% आपल्याला लिटरसी रेट असायला पाहिजे, बरोबर आहे। आणि स्किलिंगचा जर विचार केला तर आता जो काय आपला 3 to 5% जो स्किल्ड मॅनपॉवर जे आपण देशामध्ये आहे असं म्हणतोय, तर त्याची तो जो रेट आहे तो ऑलमोस्ट 50% च्या अबोव झाला पाहिजे। आता जे UK US जे आहे त्यांचा 52% 51%, इव्हन नॉर्थ कोरिया आहे त्यांचा ऑलमोस्ट 96% आहे। आता 96% इतकं मोठं टार्गेट ठेवून आपल्याला जमणार नाही, पण ऍटलीस्ट 50% अबोव एवढं तर आपण विचार केला पाहिजे। 100% ठेवा ना। आता ज्यावेळेस आपण म्हणतो की हे जो विकसित भारत 2047 मध्ये आपल्याला घडवायचा आहे, तर हे कुणासाठी करायचं आहे आणि कसं करायचं आहे, तर जे पण आपण प्रोग्राम सुरू करू, जे पण आपल्या पॉलिसी असतील ते सर्वांसाठी असले पाहिजे। त्याला म्हणतो आपण इन्क्लुजन फॉर ऑल, बरोबर आहे, इन्क्लुझिव्हिटी। आता सर्वांसाठी म्हणजे नेमकं कुणासाठी, तर आपण विचार करतो की जे काही माझे प्रोग्राम आहेत, पॉलिसीज आहेत, ते विमेनसाठी असले पाहिजे, SC ST साठी असले पाहिजे, मार्जिनलाइज सेक्शनसाठी असले पाहिजे। आणि बऱ्याचदा आपण काय होतं की असं बोलता बोलता आपण कधी कधी विसरून जातो की PWD कॅन्डिडेट्स पण आहेत, बरोबर आहे, त्याच्यानंतर ट्रान्सजेंडर पण आहेत आणि महत्त्वाचं जेल इन्व्हेस्ट पण आहेत। तर त्या ह्या सर्वांचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे। त्यामुळे तुम्ही कोणतीही, आता बरंच मला मगाशी समजलं की तुम्ही बरेचसे ओपिनियन देत असता, तर ओपिनियन देताना तुम्ही ह्या गोष्टीचा पण विचार करायला पाहिजे की कोणताही सेक्शन जो आहे सोसायटीमधला तो वंचित राहू नये, सर्वांनाच त्या गोष्टीचा फायदा मिळाला पाहिजे। थँक्यू। Now we'll move towards a panelist to ask some specific questions. So, good afternoon to the respected dais and everyone present here. So, very sorry, but I have like 3 questions from the 3 panelists. So, my first question goes to... Try to keep them short. Yeah, they are short, don't worry. Yeah, the answers would also be short only. I think my first question is to Rajlakshmi ma'am. And it's a very genuine question to you, ma'am. First of all, it's very inspiring for us that you are sitting there at such a young age. And you are younger than many of us here, to be honest. I'm just 21, but a lot of us here. So, I wanted to ask you that as you are in the academic field, so what are the challenges that you oversee while, managing the institutional strategy or managing such a big institution? Because it's a common problem of the youth that a lot of people also underestimate us कि तुम तो बहुत young हो, तुमसे क्या होगा, and a lot of things happen like that. So I just want your personal answer on this so that it could also inspire us to do something big at such a young age, and overcome the challenges that you also face in your life regarding this. So yeah. One thing that I realized was there's no proper mentorship that students receive from year until the end. It's usually like in a semester or like maybe in their second year or third year. So ensuring that the student is mentored from year 1 to the last year, I think that's super important. Challenges again, with people who are much older, senior than you, they obviously come with their school of thought. They have different way of thinking, but you can't just brush it off and think, you have to listen only to me. I know everything. That's not how it works. I think the sign of a true good leader is when you take everyone's opinions and perspectives and then make a decision out of that. I can easily be walking around campus, just passing decisions, saying you have to do this, you have to do that. But I don't think it's the right way to go about things. You need to understand what everyone on the table wants. And I think that's another lesson that I've learned. Again, I'm very young. And I don't want to preach you or teach you something. I've said this a lot of times, and even I think SRK said this, that you should not say something without being successful yourself. But again, I'm talking about what I've experienced in my time that I've spent in the college.
is that you really need to understand everyone, where they're coming from, understand what students, what their challenges are. So I would say my challenges are what the students' challenges are, and essentially I want to bring a positive student experience because that was something that we didn't focus a lot on. Universities were mainly about giving education, there was not much mentorship in terms of like student well-being, student experiences. So challenges will keep coming and going, but I'm trying to address as many student challenges as I can, and whatever their challenges are, my challenges also. So that's all I would like to say. Yes, ma'am. Yeah, so my last question was for Akshay sir, and as you expertise in room economy, and the question also raised to you was also about the women empowerment in that sector. So sir, I wanted to ask you, what do you think about a women re-entry ecosystem? Because you know what, this was one of my ideas for the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue that Amit sir also talked about, which was held in January. So I proposed this idea, and it was liked by the judges also there. So what is this idea? Women who take a gap while they are working because of a lot of other things, maybe marriage, maybe pregnancy, and when they think of getting back into the workforce, they face the challenges of not being equipped with all the skills which are required at that moment. My mom has also been a victim of this. And so do you think that it's a good idea being implemented at the rural level as well, at your level that you were talking about, which will equip women with STEM basics and basic office requirements? So it was just that I wanted your view on this, and what do you think about this idea? Thank you so much for this question. I think when we talk about some ground reality, everyone talks about it's male dominated, right? But if you look at rural areas, most of the tasks, most of the activities are being taken care by women. Only issue with one, decision making. Second, social aspect. मेरी बहू बहने काम नहीं करें, घर से बाहर हो जाए, राइट? ये मेल में होना फैमिली में लाना बहुत जरूरी है, राइट? थर्ड थिंग, वो काम कर पाएंगे. I always say, I'll give you example. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहला ही वही पर्सन हूँ जो मेल रहा हूँ, more than 70% women. हम क्यों बिलीव करते हैं? हमने लाड़का ड्रोन भाव योजना क्यों नहीं लाई? हमने महाशक्ति ड्रोन लाई, राइट? Usually क्या होता है? I think Sachin sir can answer that. So I think it's fine for short answer. Anyways, so what happens in rural areas? हमेशा men आगे आते हैं, काम महिलाएं करती है, right? और in terms of प्रामाणिकपना, genuine जो काम करता है महिलाएं करती है. अगर एक मेल के साथ आप काम करने जाओ, 10 काम करेगा, वो डिले करेगा, right? From लेबर का काम आप उसके साथ कोई मैं बोलूँगा कि कोऑपरेटिव सेगमेंट में काम करो. विमेन एक ऐसी मैं बोलूँगा एक हमारा एक एनिमल है जो एक सही तरीके से काम करेगा. आपको एसओपी देती है, राइट गाइडेंस देना है, ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स देनी है. शी विल बी योर गेम चेंजिंग पार्टनर इन businesses or services. So of course we should definitely promote women. That was very emphatic answer. Thank you very much. And short question. My next question is to Gaurav sir. So sir, as you mentioned that India is importing a lot, like 720 billion, and then you emphasized upon that many startups also we can have, like 720 new startups. So sir, it's just a short question that are you emphasizing upon a service-based startup or a manufacturing-based startup? What is your personal opinion on this? What do you think India lacks more, service or manufacturing-based? So that is. Definitely not a short answer. See, we do have scope for growth, so that is a plain simple thing. But in my personal experience so far, if we are to go to the last mile person, उनके लिए जिसका capex amount, you understand what capex is? Capex मतलब जो initial investment का requirement है, वो जितना कम होगा, उतना उनके लिए feasible होगा, है ना? एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ आपको for you to relate very easily. एक लड़की है, इसका नाम है अंजलि ने फ्लेबोटॉमी का कोर्स कंप्लीट किया था. फ्लेबोटॉमी इज जो लैब टेक्नीशियन वाला कोर्स होता है ना, लैब ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करते हैं, तो उनका कोर्स कंप्लीट किया था. So she belongs from a village near Pune, Rajguru Nagar. वो घर पे आई, उसने देखा कि दादी जो है वो अपने घर से लैब तक नहीं जा सकती for giving her sample. So she just
took her sample right there and there because she knew how to do it, and took it to the lab and brought back the report. Very interestingly, she converted this into a business idea where the tier 3, tier 4 sort of a cities which don't have such services, which are so to called urban services, जहाँ पे lab reports जो है वो आपके घर पे आ जाती है, the technician comes at your home, collects your blood sample and brings back. So she very smartly converted that into a business idea. So this is a very crude example of a service-based thing which can be provided at a very low capex level. So to say so, requirement दोनों की है. But for the last one, the capex is what drives people along the way. And the farmers of our region. As a girl from a rural side, I want to ask you what can be the changes and what can be the conclusion or the solution to this global impact and global shock and the sudden rise of cost and budget have impacted on the farmers of the rural people. And we had a great suffer on this. So what can be the ways we can protect our farmers? Since they were being the backbone, the people were not able to see them on the front. This is the saying itself, saying agriculture is the backbone of a country. So I want to have thoughts and what can be the ways we can able to protect our farmers. Though the farmers are receiving the fair price, we need to have something like some of the global impact had a great impact for the rural people, right? So some of the techniques to be implemented for this wise. And my other question is to you, ma'am. So I can able to have my questions in this sector because many people are waiting. Ma'am, as you were the youngest, you were so inspiring and we are so happy to have you on the panel. In the Tamil, as I'm from Puducherry, there is a saying of Puducherry and I wrote this. ஆய மண்டபத்தில் அழகிலும் ஆரோவெல்லன் அமைதியிலும் பாரதி வீட்டின் சிறப்பிலும் பாரதி தாசனின் பிறப்பிலும் வடக்குல விநாயகர் கோவிலின் அருளிலும் தேவாலயத்தின் மேன்மையிலும் மசூதியின் மகிமையிலும் எல்லா மதங்களையும் எல்லா மனிதர்களையும் ஒரே மண்ணில் இணைக்கும் மண்ணான புதுவை மண் எமது புதுவை. It's about our Puducherry UT. Since we are the second smallest UT in India, we have still had these many features of tourism, lots of features in religious sectors, and we are having a good sector. Still, some of the back-end people are suffering for the IT people, and there was a gap between the education and employment in Puducherry. So I need some of the techniques or some of the views on you regarding our state and regarding our UT. What can be the ways we can able to implement our state UT? So thank you so much for the opportunity. I want the answer from you too, guys. So you can proceed on this. Long question. By the way, what are the prominent crops from Puducherry? Can you help me understand? Prominent crops. Crops. Sir, we are having a rich soil. The major soil is rich soil, so we can be able to have issues. We can have paddy, good amount of wheat also we can able to plant over there. And there is a good sector, we can have green plants, greeneries and green leaves that will be more growth in our region. And that's a coastal side, sir. Since Puducherry is a coastal side, we'll be also having a good improvement and development in the coastal sector. And fisheries, fishermen also having the same question since they are from rural background. Sure. So we'll take example of paddy and integrated farming from your region. So this is a question of food security, right? When we talk about food security, there are a couple of, I would say, value chain elements. We'll take an example of paddy, right? When we cultivate paddy, it's a water-intensive crop. It consumes a lot of water. Manpower engagement is very high, right? Yield per acre. We talk about, I'll talk about Punjab or Maharashtra. Let's say we talk about Chandrapur, Gadchiroli, Bhandara, paddy dominant region. Every quintal, every acre they would get 20 to 22 quintal per acre. You know, after selling those produce, they would only earn 7 to 10,000 rupees per acre. And the water consumption is around 35,000 liters per acre. Now we'll come to your case. So solution for this, one, techniques, SRI, DSR method of paddy cultivation. One, how we can improve the paddy cultivation by changing the practices, the sowing practices, the bait practices, transplantation. Another thing, integration of multiple activities. You have coastal belt, right? One, with that farm cultivation, you can have your fishing on 4 sides of your bund. You can have waterholes where you can do your fishing. Hatchery, right? Where you can like cultivate small fishes. On your bunds, you can have these like areca, coconut, palm.
Then it's again personal best. You can have your non-farm activity like mushroom cultivation, right? These are the integrated farming activities by which you can have multiple sources of one having multiple resources of income. Now we'll talk about war, how we can ensure food security, right? First thing first, precision agriculture. How we can reduce input costs, how we can increase yields. After increasing yield one, how we can storage facility. Rest of the part, how we can transport, table A variety, how we can export, right? These are 3-4 factors based on which you can definitely have your food security not for only our people but whole nation, and we will be the country who can export our goods as well. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. There is a bridge of gap between the education and employment, and there was still a downfall in the IT sector. So, as a student, as a young panelist, you can suggest some of the techniques for the people from Gujarati to enrich their knowledge in IT sector. The lines about I conveyed in Tamil is regarding Gujarati teachers. So, I think to bridge the gap, as you said, between education and employment. There are 3 main reasons why this gap exists. One is obviously the curriculum lag. So instead of we need to really focus on changing our curriculum to see what the world needs or what the job or the industry needs. That's one. Second is this is what we university university has a very strong placement set, has a strong placement team working rigorously since the year the student joins to ensure that even at the time of graduation, the student is fully mentored. There's proper mentorship program for the student, understanding his or her aptitude, what the student's interests are, and then suggesting, helping the student decide what job or what role would be asked for that student. So that over 90 million jobs are also going to be created. So we need to understand that now the time is not the same. It's not so easy also to get a job because we're seeing changes happening in all sectors. You spoke, like a lot of people spoke about AI. AI is going to replace all of our jobs if we don't adapt and use AI, as it should be. So many like consultancy firms if you look at, or even like editors, graphic designers, if you don't use AI in the right way, your jobs are going to go. So also taking the context into mind, we need to ensure that the placement department of every college is working rigorously, keeping in mind what's happening around the university society. Obviously, the context from which you come from will be very different to a state like Maharashtra. So we need to really understand the local context, the national context, as well as the global context. Ask the question. सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि आज इंडिया में एक मानसिकता बन चुकी है कि एजुकेशन इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ डिग्री, मतलब एजुकेशन का जो मतलब है वही चेंज हो चुका है, जबकि एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज। आपको कितनी नॉलेज है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यूथ की गलती नहीं है, इसमें सरकार की भी कुछ खामियां हैं। जैसे कि 2000 अभी के जो बजट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.60% शिक्षा को दी गई है। सर, जिस चीज से देश की नींव रखी जाती है, अगर उसमें सिर्फ 2.60 रुपया 100 रुपए में से आप अगर प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ 100 रुपए में से अगर 2.60 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कहां से हम फिर विकसित भारत की संकल्पना को सजा सकते हैं? सर, मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा यहाँ पर मानना है कि सरकार को फ्रीबीज को कम कर और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सर, यही सवाल है कि आपकी क्या राय है, आप मतलब कैसे इसको देखते हैं और आपके क्या ओपिनियंस है इस पे? I honestly am a student also. I think the government is doing its best to give education to as many. Is taking the final remarks from everyone. Sir, excuse me, sir. One last question. No, please. I'm so sorry. We are running short of time. We'll have a discussion later after this. Please. I think we'll move forward to our last final remarks. Sorry for that. So, as we move towards final remarks, I would like to tell our panelists to keep in mind the Gen Z that we have over here. So, what would be your thoughts for the subject that we have, human capital? Just a line. I love the Yeah, please, we would also expect King Chris. I love the Gen Z. Just for one thing that they have, which none of the generations previously had in abundance, that is empathy. I love their response. लव एम्पथी, एम्पथीला लव करते.
So Gen Z is example of credential versus capabilities. I'll give you example very short. I am the only one millennial in the office. सारे Gen Z एक चीज सीखिए, स्ट्रेस नहीं लेने का, देने का. Gen Z को स्ट्रेस नहीं लेना, टाइमलाइन देना, That's the Gen Z. बेस्ट है Gen Z के साथ काम करो. शुरुआत में थोड़ा लगा कि इज्जत नहीं करते हैं, काम से मतलब नहीं, काम करते हैं ना, घर से करते हैं तो ऑफिस आने की क्या जरूरत है, अपने हिसाब से करते हो. So definitely you guys are doing definitely fabulous work. So I believe Gen Zs are the one who will be definitely changing the world very soon. The corporate mentality and also thank you so much. मला थोडंसं एकाच गोष्टीची नेहमी चिंता वाढत असते की आता तुम्ही एसे पण अपलोड केला होता, बरोबर आहे, आणि कॉम्पिटिशन झालं, सगळं झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुमची निवड झालेली आहे. तर तुमच्यापैकी असे किती लोक आहेत की ज्यांनी एआयचा वापर केला नाही किंवा इंटरनेटचा वापर केला नाही किंवा मोबाईल ॲपचा पण कुठला वापर केला नाही आणि तरी पण एसे लिहिलेलं आहे? असं कोण आहे का तुमच्याकडे? कारण ही गोष्ट बऱ्याच जणांचे हात दिसत आहेत. तर मगाशी आम्ही जे सांगत होतो की रिसर्च करणं गरजेचं आहे. थोडंसं प्रत्येक गोष्टीमध्ये एआयचाच वापर केला पाहिजे, मोबाईलचा वापर केला पाहिजे किंवा इंटरनेटचा वापर केला पाहिजे असं नाही आहे. थोडंसं स्वतः पण एखाद्या गोष्टीमध्ये रिसर्च करणं गरजेचं आहे. इथं AI सॉफ्टवेअर ओपन झालेलं ॲप पाहिजे होतं, त्याला दाखवलं असतं. I think two things I'd like to say. One is you should be patient. That's something that my father has always told me. When my dada started the first institution in 83, it took 40 years to create what it is. Madam what you doesn't see know now. Marathi language. We as a generation, we don't have that attention span. We can't sit and finish even like a 1 hour movie without looking at our phone. Is obviously have patience, and because you've asked someone who is a Gen Z themselves, I would also say don't lose your sense of humor. I think it's very important that we've spoken about a lot of serious things, but in your journey or in whatever path you pursue, don't lose that little childishness that you have. Keep laughing, keep smiling, just be happy with whatever endeavor you do or whatever initiative you pursue. I think it's important to have that sense of humor because life is very short. Do the great things, but do it with happiness and do it with laughter. Thank you. So thank you to all the panelists for sharing such insightful perspectives. Virtual interaction. Before that, we have one of our My Bharat volunteers who will be presenting a poem on Viksit Bharat. So please have a round of applause. मी हिंदीमध्ये पोएम लिहिलंय विकसित भारतवर. इमान विकसित भारत का अब पकड़ रहा गति है, विजयी भारत का संकल्प यही हमारी उन्नति है. उग रहा है सूरज अब अंधेरा छटने वाला है, फिर एक बार विश्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है. अंत्योदय से नहीं सूरज का उदय अब पश्चिम में भी फैल रहा है. विकसित भारत का स्वप्न पूर्णता साकार हो रहा है. जय हिंद, जय भारत. From My Bharat volunteers is a really good thing. We can see that the youth are so much engrossed making Bharat a Viksit Bharat. Yes, sir has joined in the virtual interaction. So kindly make a noise welcoming Mansukh ji. Yes, come on. सभी हमारे माननीय अतिथिगण, डिग्निटरीज, ऑफिसर्स, गेस्ट और माय भारत बजट क्वेस्ट के चुनिंदा प्रतिभागियों का स्वागत है आज के हमारे समापन समारोह में। सबसे पहले मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगी कि वे एक वीडियो के द्वारा माय भारत बजट क्वेस्ट की हुई हमारी अलग अलग गतिविधियों को प्रस्तुत करें। In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti driven budget. दुनिया का सबसे युवा देश है भारत और युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटती है तो एक नई गाथा लिखती है जिससे देश को बहुत बड़ी मदद मिलती है। आज भारत का युवा केवल भविष्य का दर्शक नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण का सूत्रधार है। करोड़ों नौजवानों का देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर कर कितने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी निकल पड़ी है एक ऐसी खोज पर जहां उनकी आवाज बनेगी देश के बजट की नई पहचान। हाल ही में माई भारत संगठन द्वारा माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया एवं नीति निर्माण से जोड़ना। ये एक ऐसा मंच था जहां 12 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर मणिपुर तक पूरे देश में एक ही गूंज थी, मेरा बजट मेरा विजन, जिसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रेजेंटर्स ने भी पूरी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ प्रमोट किया। इसका ही परिणाम था कि 12 लाख से अधिक युवा इस प्रतियोगिता से जुड़े, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल टॉप 3 राज्यों में शामिल रहे। इन राज्यों से बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग कर ये दिखाया कि देश के आर्थिक विजन को समझने हेतु युवा शक्ति कितनी उत्सुक है। क्विज की सफलता के बाद दूसरे चरण में मात्र 6 दिनों में 50,000 से अधिक युवाओं ने अपने निबंध सबमिट किए। इसके अंतर्गत तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और ओडिशा के युवा प्रतिभागियों ने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में समावेशी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लेख के माध्यम से अपने नवोन्मेषी विचार साझा किए। इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15,000 से अधिक युवा देश के 17 जगहों से जुड़कर केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 ने यह साबित कर दिया कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य इन्हीं ऊर्जावान कंधों पर टिका है। युवाओं का एक छोटा कदम पूरा करेगा विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। मेरा भारत, युवा भारत। नमस्कार सभी युवा साथियों को मेरे ओर से 2 दिन के लिए बजट क्वेस्ट परिसंवाद में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माय भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के युवाओं को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा अपनी आकांक्षा, अपनी अपेक्षा, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता हो तो सारे अपने मन में जो भी विचार आते हैं, हम युवा हैं, हमारे मन में कई विचार आते हैं, हमें हमारे करियर बनानी है। करियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई लोगों में वॉलंटियरशिप का भाव होता है, दूसरे को मदद करने का भाव होता है। हम क्या करें? हम कैसे दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं? कई लोगों को देश के कोने कोने में घूम के कुछ सीखने की रुचि होती है, हम कैसे सीखे? कई युवा ऐसे हैं उसको मेंटरशिप की आवश्यकता होती है अपने करियर के लिए, अपना स्व विकास के लिए। उनके लिए वो क्या कर सके? तो माय भारत प्लेटफॉर्म उसको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है। इस सारा विषय का सोल्यूशन एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म पर देने का प्रयास मोदी जी ने करा है। और यही प्रयास का एक स्वरूप है कि देश के युवा अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं, उनकी क्षमता, उनका विचार, उनका आइडियाज देश के सामने रखना। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आपने देखा होगा 50 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में भाग लेके सिलेक्ट होते होते 3,000 युवा भारत के प्रधानमंत्री के साथ सारे दिन में बैठ के संवाद करें कि विकसित भारत कैसे होना चाहिए। और वैसे इस बजट में आपने देखा होगा जब विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में देश के युवाओं ने जो आइडिया दिया, ये आइडियाज को बजट में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप युवा के मन में जो सोच है, ये सोच क्या है? आप कैसा भारत चाहते हैं? और दोस्तों, मोदी जी बड़ी बात ही जानते हैं कि हम भारत विकसित भारत को बनाना है, लेकिन विकसित भारत कैसा बनाना है? आपको विकसित भारत को जीना है, और जिस विकसित भारत को आप जीना है, यही विकसित भारत को आपको बनाना है। और ये बनाने में हिंदुस्तान एक होता ऐसा देश है कि बनाने में देश के युवा का कॉन्ट्रिब्यूशन क्या हो सकता है, उसमें से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग बना। उसमें से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बजट क्वेस्ट करें। बजट तो आया, लेकिन बजट है क्या? बजट में क्या प्रावधान है? बजट के प्रावधान पर हमारी क्या राय है? उसके बाद क्विज कंपटीशन होनी चाहिए। देश में 13 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से 48,000 युवाओं ने एक क्विज कंपटीशन पर ऐसे लिखा। ये ऐसे को चेक करा गया और उसमें से जो 14,000 युवा निकले हैं, उसमें से आप लोग हैं। यानी कि आप कंपटीशन से पारित हुए, आपके आइडियाज, आपका विचार और आपकी टैलेंट को
सरकार ने आइडेंटिफाई करके ये 2 दिन के परिसंवाद में आपको बुलाया। वैसे ही मोदी जी ने कहा कि हम बजट पर डिस्कशन करें, तो बजट पर डिस्कशन और बजट पर ट्वीट और बजट पर परिसंवाद, बजट पर परिसंवाद से आज आप जब एकत्रित हुए, मेरे सभी राज्य के मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि आपके राज्य में आपका कार्यक्रम का संचालन आप हमारे भारत के स्टेट के डायरेक्टर को करेंगे, तो अच्छे आप एक संचालन को 2 लाख 5 लाख रुपए दे देते हैं, क्यों ना हमारे भारत के यूथ लीडर को बुला के उससे संचालन कराएं। उससे संचालन कराने से उसकी भी स्किल डेवलप होती है, एक यंग लीडर निर्माण होता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो आने वाले दिनों में देश के निर्माण में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आने वाले दिनों में जो चलने वाली एक्टिविटी का एक भाग आज आप बजट फेस्ट के द्वारा एकत्रित हुए हैं। जो रंगों में बह रहा है वो पानी नहीं है, वो खून है। दो बातें हैं यहाँ पर। मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला माहिती अधिकारी, इस नाते आप लोगों से संवाद करने के लिए खड़ा हूँ। मेरा नाम मनोज सुमन शिवाजी सानम है। गवर्नमेंट सर्वेंट आप सभी का सर्वेंट होता है। आपके घर से जो भी टैक्स भरा जाता है उसमें से मेरी सैलरी होती है, और इसलिए मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ आप लोगों की वजह से। मैं मेरी भारत माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं मेरे माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, सबसे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं मेरे भारत के युवा से भी उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि आज के बाद आने वाले जनरेशन के हाथ में ही हमारा भारत है, और वो भारत हमारा विकसित भारत करके पहचाना जाएगा। गवर्नमेंट जो भी काम करता है उसे मीडिया तक पहुंचाना, गवर्नमेंट की स्कीम से वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो, इसके लिए कोशिश करना, ये हमारा काम होता है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, बट स्टिल जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसे पढ़ना, उसे समझना और उसके ऊपर खुद का एक महत्वपूर्ण आपकी खुद की डिसीजन लेना, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ है घनश्याम मेहता जी, जो कि एनआईसी के डायरेक्टर है थाने डिस्ट्रिक्ट के। जो भी ये लाइव सेशन अभी हुआ उसका सारा टेक्निकल कोऑर्डिनेशन जो ऑफिसर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, ये मिस्टर घनश्याम मेहता जी है। अमित पुंडे सर का आपका शायद इंट्रोडक्शन हो चुका होगा, बट फिर भी अमित पुंडे जी है जो इस प्रोग्राम के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि एनवाईके के लिए काम करते हैं, नेहरू युवा केंद्र, और साथ ही में ये माय भारत ये जो अभियान चल रहा है उसके वो पूरे स्टेट कोऑर्डिनेटर है। हम सबको एक बात बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारा हर पल, भले हर पल नहीं लेकिन कुछ पल तो हमें अपने देश के लिए देना होगा। आपकी एंजॉयमेंट श्योर होनी चाहिए, आपका टाइम पास श्योर होना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ श्योर होनी चाहिए, लेकिन मेरा भारत और मेरी भारत माँ, इसे कभी मत भूलना। जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि ये आजादी के पहले बलिदान मांग रहा था देश, लेकिन आज हम सब आजाद हैं, तो वो क्या मांग रहा है? बस आपके कुछ पल मांग रहा है, आपकी कुछ अच्छी सोच मांग रहा है। तो क्या आप देने के लिए तैयार हो? उसका आंसर ये नहीं होगा, उसका आंसर जब आप मुझे रिप्लाई देंगे उसमें पता चलेगा कि कौन किसमें कितना है दम। ये जोश है। जाते जाते एक बात मैं आपको रिक्वेस्टफुली कहूंगा, मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूं और व्हाट पर्पस वो पहले समझ लीजिए। उसके बाद कोई भी इंटरव्यू रहे मैं गाइड करता हूं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव सक्सेस एग्जामिनेशन का हो चाहे प्राइवेट का हो। इंटरव्यू का मैं गाइडेंस करता हूं, लेकिन ऑफकोर्स फ्री में नहीं। मेरी फीस है हम लोगों का टाइम।
मैं आपको सक्सेसफुल कर दिखाऊंगा कि आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो गए हो। अभी तक कम से कम 8-10 IAS, IPS, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, बहुत सारे लोग, लकीली मैं बोलता हूँ मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने जिनको पढ़ाया या जिनको गाइड किया वो सारे सक्सेसफुल है। सक्सेस रेशियो इज 101%, 100%। तो प्लीज जिनको भी अपने अपने फील्ड में इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं आपको मेरा नंबर शेयर करूंगा। बस कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है। प्लीज डोंट पिक मी गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, खाना खाया सर, क्या कर रहे हो सर, प्लीज डोंट। डायरेक्टली कम टू योर क्वेश्चन एंड हेल्प। आई विल लाइक टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। सो माय नंबर इज 9503 546 004। चलो लेट्स रिपीट 9503 546 004। Manoj Suman Shivali Sanap is here for your service. Thank you. And this is my promise. This is gentleman promise. फोन करने के बाद शायद कभी नहीं उठा पाया तो समझ लेना कि मीटिंग में हो या कुछ काम में हो, लेकिन अभी कोई भी मुझे मिस कॉल ना दे। Just speak your name and whatever you are, जो भी आपकी पहचान है वो मुझे पिक कर दीजिए। I will save your number and I promise, मेरी भारत माँ की कसम खाकर बोलता हूँ कि ये मेरे देश के युवा है, ये मेरे देश के युवा है, ये मेरे देश के युवा है। उनके अच्छे भविष्य के लिए जब तक मेरा दिमाग, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सब कुछ चल रहा है, ये धड़कन चल रही है, तब तक आप लोगों को मैं हेल्प करने के लिए आपके साथ रहूंगा। Thank you very much. Thank you so much. All the best. randomly काही क्वेश्चन्स पिक करेल ज्यामध्ये ते विल ट्राय टू रिझॉल्व मोस्ट लिव्हरिंग क्रिटिसिझम, राईट, पॉलिसी, ठीक आहे, त्यासोबत शेतकऱ्यांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्यावरती मी रँडमली 2-4 प्रश्न काढलेले आहेत ते आपण रिझॉल्व करूया। आणि त्यानंतर सुद्धा आय वुड बी डेफिनेटली लव टू बी इन टच विथ यू थ्रू डिफरंट मीडियम्स। तो त्यानंतर बोलूया आपण। सर्वप्रथम एक क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर जाधव। इन महाराष्ट्र 1400-800 FPOs आहेत, बट दोज आर नॉट वर्किंग। आकडा चुकीचा आहे। why these FPOs are not working? If you look at the number 44,000 च्या पलीकडे आहे, हे FPO का चालत नाही आजही? The reason everyone is under with, if you have a FPO, you will be eligible for government funds. There is a scheme of 10,000 FPO program by central government, but there are a lot of conditions. आपका FPO 3 साल पुराना होना चाहिए, minimum you should have 250 ROCs. So one, you should have compliances clear with all of the beneficiaries. That's why most of the FPOs are not working. Other than that, त्यांना marketing माहिती नाही, branding माहिती नाही. They have just established their FPOs with the help of again internal people, board of directors. हे सगळे सक्षम अधिकारी आणि सक्षम शेतकरी असतात. That's why FPOs are not working very well. Let me say this, and I quote: "It is a pleasure to learn about the organization of the National Level Dialogue by My Bharat Portal as part of Budget Quest 2026. Heartiest greetings and best wishes to the Department of Youth Affairs, the Ministry of Youth Affairs and Sports, as well as all participants. A platform for young people to share their innovative ideas, on the ground experiences and their thoughts on the budget. My Budget Quest 2026 marks a step forward, recognized as the architects of tomorrow. The ideas, energy and the engagement of youth are critical in shaping India's growth trajectory. The widespread participation of youth from across the nation is most heartening. By actively engaging young minds, this dialogue unlocks a vast reservoir of ideas, harnessing their creativity to drive the making of a stronger, more forward-looking nation for generations to come. Such dialogues deepen the understanding of the youth to the Union Budget 2026 and encourage their structured and wholesome participation in dialogues on national policy. Such efforts are transforming young participants from being a passive audience to becoming a part of larger vision for the nation and the world. The Union Budget 2026 places people and their potential at the very core of policy and planning. With focused investments in education, skill development and employment, it sets a clear trajectory towards Viksit Bharat, a nation driven by growth, investment and modern infrastructure. Youth-driven, women-led, inclusive development is the key pillar of sustainable progress. Alongside reforms to improve ease of doing business that strengthens India's economic ecosystem. The budget prioritizes infrastructure, manufacturing and capital expansion
to position India as a global entrepreneurship hub. In a rapidly evolving global landscape, it aligns India's aspiration with global trends, ensuring resilience, competitiveness, and a forward-looking growth path. Our efforts have always been to make governance more participative and responsive, involving the people at every level of policy making, be it in seeking ideas or empowering mass movements for transformation, has been a game changer in the past few years for India's growth. I am confident that national level dialogue will succeed as an important milestone in our endeavor of making governance truly participatory. Yours truly, Shri Narendra Modi ji. So that was the message from the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He said that he won't be able to join in today, but our Minister Shri Mansukh Gandhi ji had promised to every youth that he'll make sure that you all interact with him at some point, so that the promise which was made that you all will have an interaction with the Prime Minister doesn't go as false, and you all will get to have an interaction with the Honorable Prime Minister. So we come to the close of this two-day program. On behalf of everyone present, I extend my heartfelt gratitude to all our speakers, contributors and panelists. Vinay Kumar Avke sir, Akshay Khobrawade sir, Sachin Dadav sir, Raj Lakshmi Patil ma'am, Aman Gupta sir, Gaurav Gupta sir, for their invaluable insights and for making every session truly meaningful. I would also like to sincerely thank D.Y. Patil University, Nehru, Navi Mumbai and the entire team of My Bharat officials led by Amit Kunde sir, for giving everyone an opportunity, not just this platform, for learning, growing and connecting. Finally, the most important part of all, to all the participants, your energy, your curiosity and active involvement have truly been the heart of these 2 days. The questions you asked, the ideas you shared and the passion you brought reflect a bright future that we all think India would bring us. I hope you carry forward the learnings, the inspiration and the connections from here into your journey ahead. Thank you for making these 2 days not just informative but truly memorable. Thank you one and all. धन्यवाद तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या भविष्यासाठी. जय हिंद. Can you please be in your seats for a moment? So, as I said, we conclude with our 2 days of program. It's been a really nice and enriching experience for everyone of you, and I hope everyone has enjoyed this experience. So, can I get a thumbs up that all of you all have truly enjoyed this 2 days of program? So, My Bharat! Viksit Bharat! My Bharat! Viksit Bharat! Can you be a bit louder? I can see the energy is fading. My Bharat! Viksit Bharat! My Bharat! Viksit Bharat! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! Vande Mataram! Zindabad! So to conclude our program, I would like to everyone please stand in attention for our national anthem. Okay. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की जय। Hello, there is one announcement. Dinner will be ready from 6 p.m. So those who want to leave can have dinner at 6 p.m. and then leave. Okay? तो शेवटचा डिनर दुसऱ्या दिवसाचा घेतलाय आम्ही. नाही तर सीटच नाहीये. ये लवकर जेवण वगैरे करायला. सगळेजण जेवण वगैरे करतात आता लास्ट टाइम. डिनर झालेलं आहे. तर डिनर झाल्याच्या नंतर आता शेवटचा दिवस आणि शेवटची मोमेंट आम्ही कॅप्चर करत आहे. बरेच लोक डिनर करत आहेत. काही जणांचं झालंय, काही जणांनी खायला पण लागले आणि काही ऑन द वे पण असतील, हॉटेलला पण काही पोहोचले असतील.
ब्लॉगर सायनिंग ऑफ. हा आता परत आता हॉटेलवर जाईल मी तिथून गावी. बघू आता हे शेवट. हा मला ब्लॉग वरनं कळेल आता. हा काय आयडी आहे आम्हाला बी सांगा. आम्ही सर्च करू. हा, ही वाली कुठली? चला राहुल. हा नक्की ऑटोग्राफ द्या, ऑटोग्राफ. नक्की. ओके. चांगला अनुभव भेटला 2 दिवसाचा. काहीतरी नवीन शिकायला भेटलो, पाहायला भेटलो, नवीन फ्रेंड्स बनवले, आहे का नाही? हा तर फ्रेंड्स प्लस रूममेट बनले दोघं पण. बाकीचे बांधवे असतील पोचलेत काही. हा निघालेत आहे ना. त्याला कॉल करा आणि बोलव आपण निघालेत म्हणा. एक गेला आणि हा. आपल्या सोबत येतो ना आपण चार सोबत आहेत. हा तुम्ही आले तर काय हरकत नाही, चालतंय. टाकतो. हा देख असं टाक. देखो इस मासूम से चेहरे को. चला येऊ का? तुम्ही किती वेळात हॉटेलवर येणार आहे? मरीनला येणार आहे का? मरीनला येऊ का? अरे तुला काय कधी निघायचंय? पुण्याला जायचंय त्याला. उद्या काही काम आहे का? नाही उद्या काही काम आहे का पुण्याला पोहोचायला? असेल तर मग त्याला जाऊ द्या. हा बस रे, इंग्लिश तू बोल मराठीमध्ये. मी शुद्ध मराठीच बोलतो. आमच्या बाबा गेल्या, आमच्या दशम्या गेल्या माहितीये का? आता चौद्या काहीच नको सांगू. कोण येईल आता तो पण. बाय गाईज. हा रूमलाच जातोय. कॅम्पसला टाटा बाय बाय करतोय आपण आता. इथून आता आपण जाणार हॉटेलवर. नाही आधी रूमवर जाणार, रिलॅक्स करणार थोडंसं, नंतर विषय करू आपण काय करायचं ते. दॅट वॉज द DY पाटील युनिव्हर्सिटी कॅम्पस that we are going to leave now. Stay tuned for Not for the first time but for the last time. जय महाराष्ट्र. जय जय. भारत माय भारत. चला हॉटेलसाठी आता बस आलेली आहे. आता हॉटेलवर जातोय आणि हे चेहरे लास्ट मोमेंट मध्ये आपण बघत आहेत. युट्यूबचं चॅनल राहुल कुलदीप के. तिने काय करायच्या अगोदरच. हाय 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 from Dhule, Maharashtra. The all credit goes to the man behind this, all these videos. This is man. my budget. Please like, share, subscribe, whatever you want. नाही बसू द्या ना. कोण कोण मी इथे बसतो. या सीट सेव्ह केली कोणाला? ठीक आहे मी इथे बसतो. मग नका कष्ट करू. हा बसून घ्या लवकर लवकर लवकर. आता आपण हॉटेलला जाणार आहे सर्व. ओके. आणि कुठून आलीस तू? गोंदिया. अच्छा ठीक आहे. व्हिडिओ मध्ये व्हिडिओ मध्ये घेतलंय. हा घेतले ना सर्वजण आहेत व्हिडिओ मध्ये. कोणाला फॉलो करतो? ध्रुवराज नाही ओनली इंडिया. कुठल्या पॉलिटिकल पार्टी सोबत मी इन्फ्लुएन्स नाही आतापर्यंत. चालू आहे ना. रात्रीचा सीन बरा भारी होता ना, लाइटिंग वगैरे सोबतचा. आणि सीन आहे.